हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने वाले हो और आपका पेपर भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि सर साइंस में हमें कुछ नहीं आता, कुछ बताइए ताकि हम साइंस में भी 90% ला सकें। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप साइंस में 90% जरूर लाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपका 70 नंबर का पेपर होता है ना साइंस का, सारे सब्जेक्ट का 70 नंबर का, आप 70 में 65 लेकर आओगे, ठीक है। 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और बोर्ड परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है ना 100% आएगा, ठीक है। 100% आएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा बहुविकल्पीय भी रहेगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और न्यूमेरिकल। ये चारों चीजें आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा साइंस का। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना, तो आप लोग साइंस का जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म कर दोगे, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछ रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट, यानी कि हमें Al2O3 प्लस आप लोगों का 2Fe। तो ये आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब ऊपर जो आपका दिया गया अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। आपके पास 4 ऑप्शंस है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा वियोजन एंड विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये कौन सी अभिक्रिया है। यहां Fe2 जो है वो विस्थापित हो गया और O3 के साथ Al2 जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, विस्थापित हुआ ना, तो ये क्या होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो। बोर्ड एग्जाम में अगर 95 लाना है तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। लेड मतलब होता है शीशा, शीशा का तो Pb होता है, तो सब में Pb है। लेकिन नाइट्राइड का जो होता है वो NO3, ठीक है। लेकिन इसका होल ट्वाइस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हमको एक बैलेंसिंग करना है ना सूत्र का। तो लेड नाइट्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसका राइट ऑप्शन V है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। यहां लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 7 के बीच में हमारा अम्लीय होता है। मतलब एक पीएच स्केल को मैंने कई बार समझाया है, बार बार समझा ही देता हूं आप लोगों को। 0 और 14, यहां जो इसके नीचे होगा 7 से 0 के बीच में वो हमारा अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्षारीय होगा। अब 7 क्या होगा, 7 हमारा उदासीन होगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्या होती है, 7 से कम होती है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 क्या होता है हमारा, वो उदासीन विलयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन का नोट बना लेना, नोट्स कर लेना और अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल की पीएच वैल्यू होती है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। अगर खट्टा होता तो अम्लीय होता, एंड अगर तीखा होता तो क्षारीय होता। इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है। तो ना तो 0 होगा, ना ही 1 होगा, और ना ही 14 होगा। ये होगा 7, क्योंकि 7 का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन का मतलब होता है कोई स्वाद ना हो। तो वो हमारा जल ही होता है, ठीक है। अगला 5 नंबर, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट ही कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें 95 स्कोर करना है। तो जैसा बता रहे हैं वैसे तैयारी करना शुरू कर दो।
ठीक है। हमारा जो अम्लीय विलयन है वो क्या है, NaCl है, NaHSO4 है, या Na2SO4 है, या KCN है। तो हमारा जो इन चारों में से अम्लीय विलयन है, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है अम्लीय विलयन। तो ये हमारा अम्लीय विलयन है NaHSO4, ठीक है, समझ में आया। अगला धामन सोडा। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धामन सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन। तो देखो धामन सोडा जो होता है, यानी कि धोने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र किसी को पता है कि नहीं पता है? रासायनिक सूत्र है, पता होगा ना, Na2CO3 × 10H2O। तो H2O का कोई वो नहीं है जल का, तो इसलिए हमारा जो Na2CO3 का जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा जो धामन सोडा का हमारा रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 7 आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है? एंटीमनी या आर्सेनिक दोनों आपके अलग अलग है, बट एक ही चीज है, चाहे आपका धातु हो या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु। क्या है आर्सेनिक? आर्सेनिक जो है माय डियर स्टूडेंट वो हमारा उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। तो याद रखना जो हमारा आर्सेनिक होता है वो एक उपधातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है? अब देखो मैंने आपको एक पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें हाइड्रोजन बीच में था, उसके नीचे कुछ तत्व थे, ऊपर कुछ तत्व थे। तो नीचे वाले 2, 3, 4 होते हैं, वो याद कर लो, 4 से 5 ही होते हैं, ऊपर तो 10 से 12 होते हैं, लेकिन नीचे 3 से 4 ही होते हैं। अगर नीचे वाला याद है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एफ ही जो है वो कर सकता है, नहीं वाला हमें बताना है। Zn भी कर सकता है, Mg भी कर सकता है। कॉपर जो होता है वो नहीं कर सकता। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब इसका आप लोग क्या बताओगे? इसका आप लोग नाम बताना है, IUPAC नेम। देखो इसमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ यानी कि ओइक जोड़ेगा, और मेथ एथ 2 कार्बन की संख्या यानी कि एथ होगा। एथेन में ओइक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का जो हमारा IUPAC नाम होगा वो होगा माय डियर स्टूडेंट एथेनोइक अम्ल। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज बता रहा हूं। देखो निम्न में से कीटोनी समूह है, जो कीटोन समूह है वो क्या है? कीटोन समूह, यहां देखो सबसे पहले कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है, या फिर हमें C डबल बांड O लिख सकते हैं। ठीक है, डबल बांड से। ठीक है, तो यहां हमारा CO है, लेकिन ये हमारा HB जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी कि नहीं होगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। ये वाला है कि नहीं है? C है, H3 है, ये भी नहीं है, CHO ग्रुप है। ये COOH ग्रुप है, ये वाला है, क्योंकि ये CO है। ठीक है, ये है सही है। हमारा D वाला ऑप्शन सही है कि यहां जो CH3 है सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये हमारा ऑप्शन नंबर D सही है। ये एक कीटोन समूह है क्योंकि यहां हमारा CO जुड़ा हुआ है। कहोगे सर सब में तो CO जुड़ा हुआ है, बट यहां HB जुड़ा हुआ है, तो CHO यहां तो कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से IUPAC नेम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 H2O, CO2 तथा H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो अगर स्वपोषी पोषण करना है, स्वयं अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, साथ में हमें उपयुक्त सभी चाहिए।
ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है, एक चीज से नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो इसलिए सारी चीजों की आवश्यकता होगी। मनुष्य में जो वृक्क होता है, जिसे किडनी कहा जाता है, वृक्क जो संबंधित है, वृक्क किस चीज से संबंधित होता है? मैं आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय प्रसंचरण तंत्र सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आप लोग वृक्क के बारे में ना जानते हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि वृक्क को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, फिगर के साथ समझाया है। पोषण से संबंधित है कि नहीं? नहीं ना। श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से नहीं, हाँ परिवहन से नहीं। देखो उत्सर्जन से इसलिए संबंधित है कि ये हमारा मेन उत्सर्जी अंग होता है, मेन उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, ये मेन उत्सर्जी अंग है। तो इसलिए याद रखना कि हमारा जो वृक्क होता है वो एक उत्सर्जी अंग होता है और ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जल का वहन करता है जो हमारा जाइलम होता है। जाइलम किसका वहन करता है? जल का वहन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। यहां मनुष्य में जो हृदय होती है, मनुष्य की हृदय जिसे कहा जाता है हृदय, ठीक है, तो हृदय का जो कक्षाओं की संख्या होती है, हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहां हमारा जो इसकी कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, जिसे हम लोग दिल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कक्षाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। कैसे? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, चारों की मिलाकर 4 कक्षा, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस स्राव करता है। पित्तरस जो है वो किसका स्राव करता है? पित्तरस, या फिर पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। तो पित्तरस कहां से स्रावित होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे पित्ताशय से, लेकिन नहीं, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाऊं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इन चारों में से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है? तो इंसुलिन तो पादप हार्मोन्स है नहीं, थायरॉक्सिन ये सारा हमारे अंदर पाया जाता है, पादप में नहीं, जीव जंतुओं के अंदर। और एस्ट्रोजन भी नहीं। साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, मैंने पढ़ाया है लॉन्ग क्वेश्चन में भी जल्द ही। मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क क्या करने के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो ये भैया जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम आता है, शरीर का संतुलन बनाए रखे इसके लिए भी काम आता है। तो ये हमारा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया सारे को ना? सारे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखा हूं, सारे ऑप्शंस को लिखा हूं, ठीक है, कलर पेन से लिखा हूं ताकि आपको और भी अच्छा लगे, और फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, लिख कर समझा रहा हूं ताकि आपको वेटर से वेटर समझ में आए। वैसे तो सब पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शंस आपके पास हैं, घेंघा रोग, रतौंधी, पिट्यूटरी या अग्नाशय। तो माय डियर स्टूडेंट रोग तो ये है नहीं, रोग तो यहां दोनों हैं। तो रतौंधी होता है या घेंघा? तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। इसकी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होता है? वाह्यदल, अंडाशय, अंडब या प्रागकण? तो प्राग कोश में माय डियर स्टूडेंट प्राग कण होता है। क्या होता है? प्राग कण होता है, ठीक है। प्राग कोश में प्राग कण होता है। समझ में आया? 20 नंबर क्वेश्चन तक।
21 निम्नलिखित में से मादा तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है इन चारों में से। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें जो हमारा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो हमारा कौन सा है इन चारों में से? वो हमारा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 22 डीएनए। डीएनए जो होता है, डीएनए कैसा होता है किसी को पता है? आई होप कि पता होगा, मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आए। देखो ऐसे ही तो होता है डीएनए कि और कुछ इसमें लगा रहता है। ऐसा ही होता है, ठीक है, डीएनए ऐसे ही होता है। इसमें जो ये दोनों तंतु हैं, ठीक है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। ठीक है, आर्ट बहुत तेज था मेरा। तो डीएनए के जो दोनों तंतुएं हैं वो आपस में कौन जोड़ता है? तो वो हमारा जो जोड़ता है वो हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है, यहां बंद कर देना ताकि और अच्छा लगे। हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। अगला, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर या टमाटर या सरसों या बैगन? तो सारे को पता होगा मेंडल ने अपना प्रयोग अगर पढ़े होंगे तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है। देखो, अगर शुद्ध गोल, शुद्ध बौना ये सब आ जाए, शुद्ध हरा, तो आप ये ध्यान रखना जिसमें बिल्कुल कैपिटल हो, दोनों अक्षर जो हैं, दोनों जीन जो हैं वो कैपिटल हो तो वो सही रहेगा। तो आंख मूंद कर आप दोनों कैपिटल पर लगा देना, जैसे हमारा कैपिटल आर ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, अगला, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा, केवल समतल से, केवल अवतल से, या उत्तल से, या हमारा समतल अथवा उत्तल। देखो, अगर आप उत्तल दर्पण बनाए होंगे प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही बनता है, समतल से तो हमेशा सीधा ही बनता है। तो हमारा उत्तल और वो दोनों हो जाएगा भाई। समतल तो होता ही है, उत्तल भी होता है। ठीक है, तो हमारा समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। अगला आ जाओ 26 में पूछ रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है उसकी 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। कितना होता है? 2 गुना वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो आपका ये जो 10 है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो ये 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f बराबर r/2 और हमें r याद करना है तो वो 2f हो जाएगा इंटू 2f, तो ये फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। ये सॉरी यार 20 करना था ना, 20, ये तो मैंने 10 पे लगा दिया, तो ये 10 ही 20 होगा, 2 गुना। ठीक है, अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जिसका अपवर्तनांक जो है, जिसका कांच का अपवर्तनांक हमारा 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी। आप 3 × 10⁸ में आप 1.5 से भाग दे देना, आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन। देखो, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 50 सेंटीमीटर है तो वो हमारा, अगर आप 50 है, ठीक है, उत्तल है तो ये आपका प्लस होगा, तो 100/50 आप कर लो। ठीक है, सेंटीमीटर में 2 डायोप्टर हो जाएगा। प्लस में याद रखना, प्लस में 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, +2 डायोप्टर। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कोई भी नहीं है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट क्या होगा? न्यूनतम दूरी बताना है, सबसे कम दूरी, तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट दूरी पूछे तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे मानव नेत्र जो होता है उसके द्वारा
ठीक है। तो मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो याद रखना, मानव नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना पर बनता है। स्पष्ट जो है वो रेटिना पर ही दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 31 में पूछ रहा है प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है, या प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। भाई देखो, प्रिज्म द्वारा किस कलर का, देखो 7 कलर होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में। तो उसमें सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो वो हमारा बैगनी रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। तो याद रखना 2 के बीच आपका डिफरेंस होता है, एक बैगनी या लाल, क्योंकि ऊपर नीचे यही होते हैं। तो आप जान जाना अधिक विचलन जो होगा वो हमारा बैगनी रंग का होगा। किसका? बैगनी रंग में जो होता है वो सबसे अधिकतम विचलन होता है। तो प्रिज्म में जो हमारा वो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होगा। ठीक है, अगला है 32। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या कोई नहीं। तो याद रखना, जो हमारा कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसमें जो धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, वो हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके द्वारा हमारा किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला देखो हमारा 32 तक तो समझ में आ गया। 33 आ जाओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, जब मैं आपका ओम का नियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था माय डियर स्टूडेंट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखो B बराबर IR होता है, R बराबर V/I। अब V/I जो होता है वो ओम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमारा V यानी कि वोल्ट और बटे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर ओम के बराबर होता है। ठीक है, अगला 34। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जो जूल होता है वो कितना होता है? तो वो कितना होता है? वो होता है 3.6 × 10⁻6 होता है। ऑप्शंस कहां है? डी। 3.6 × 10⁻6 होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा में आप जूल की संख्या निकालोगे तो हमें यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 35 की ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम भाई आ गया, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, यहाँ V बराबर IR, यही तो है ओम का नियम का सूत्र। तो ये है नहीं, ये नहीं है, ये हाँ यही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो V बराबर IR जो होता है वो ओम के नियम का सूत्र होता है। तो यहाँ V बराबर I × R, यही तो है हमारा ओम का नियम। ठीक है, 36 है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक ना वोल्ट होता है, ना एम्पीयर होता है, ना ओम होता है, भैया होता है वाट। जो शक्ति होता है उसका मात्रक जो होता है वो हमारा वाट होता है। क्या होता है? वाट। अब आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमारा पूछ रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई, ठीक है, देखो धारा I तथा लंबाई L है, ठीक है, को लंबवत V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो लगने वाला बल, अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था शायद, ठीक है, अभी इससे पहले जब साइंस में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक सूत्र बताया था, F बराबर IVL sin थीटा। तो यहां जो होगा बल होगा वो ये तो होगा नहीं I बटे VL, V बटे IL, ये भी नहीं, ये होगा IVL, ठीक है, IVL, ठीक है, जिसमें तीनों चीज हैं और मल्टीप्लाई में होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 38 आ जाओ। 38 देखो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो होता है में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाता है, ये n गुना बढ़ता है, ये n स्क्वायर गुना, या फिर हमारा अपरिवर्तित रहता है। देखो n गुना बढ़ता है कि घटता है, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा बढ़ता है भाई, अगर आप n गुना बढ़ाओगे तो n गुना बढ़ जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। 39 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? कौन सी ऐसी परत है जो परावैंगनी किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत, हाइड्रोजन परत। तो वो हमारा ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत है जो हमारा परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। और ये भी थोड़ा सा इसमें छिद्र है जो कि खतरा महसूस होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, वो आवृत्ति जो उसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है तो वो 50 है।
तो देखो आज आपको ये 40 क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान रखना ये 40 क्वेश्चन MCQ तैयार करना है, ठीक है। तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है। वीडियो में हम लोग आपके जो पूरे बुक है ना, पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी कि एक ही आपका वीडियो में पूरा बुक जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग जो आपके साइंस है उसके सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और न्यूमेरिकल जो आपकी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और न्यूमेरिकल इस वीडियो में क्लियर होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप साइंस में 95 बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है। और आपने अगर ये वीडियो देख लिया ना तो आपका जो साइंस है उसमें आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने सोशल साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। सोशल साइंस के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सारे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके सोशल साइंस की वीडियो देख लेना। और आप लोग साइंस की वीडियो देखने के बाद सोशल साइंस की देख लेना और आपका साइंस सोशल साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो सबसे पहले आप ये देखो हम लोग कौन कौन से चैप्टर का ऑपरेशन करने वाले हैं, सारे चैप्टर हम लोग कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारा देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय एंड आपके दीर्घ उत्तरीय सब कुछ देखेंगे, मतलब एक वीडियो में ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनकी यौगिक एंड जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पूरा साइंस आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरे साइंस हमारे चैप्टर्स हैं, इसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और हमारे जो इन सब की न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, इन सब को हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। और आप लोग कह रहे थे सर इसका सॉल्यूशन भी लाइए, तो हम सॉल्यूशन के साथ सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर जो है कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अर्थ सहित आपको उदाहरण सहित समझाना है। भाई ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपका बिल्कुल क्लियर है, लघु उत्तरीय प्रश्न में कि आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले ही चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग कहोगे सर इसका आंसर कहां मिलेगा, तो डोंट वरी, अभी हम आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन का जो PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये क्वेश्चन जल्दी से कहीं नोट कर लो और उसको तैयार करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संचारण एवं विकृत गंधिता। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो आप लोग जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को तैयार करो और आप लोग टिक लगा लो, बुक उठा लो या फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट्स अपना बनाओ और इन सारे क्वेश्चन का एक अलग से नोट्स बनाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ना है। अगर साइंस में 95 स्कोर करना है तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम आप लोगों के लिए इन सब का सॉल्यूशन भी ला रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। हर एक सब्जेक्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सही समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि एसिड एंड प्लस बेस, यानी कि क्षार जब अभिक्रिया करता है तो साल्ट एंड प्लस वाटर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण की परिभाषा उदाहरण दीजिए। अम्ल यानी कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्षार जो होता है OH- आयन देता है और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। देखो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में समझना है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बट अभी आप ये समझ लो हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन तैयार है तो आपका साइंस बिल्कुल खत्म है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो पूरे बुक में से हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ उपयोग, सब कुछ लिखना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है हर साल आने वाले हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको आता है या नहीं आता है। और अभी हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन कहां मिलेगा। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, ये आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट।
कि जो हमारा व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप तैयार कर लो। अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से सबको पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है पीएच मान की परिभाषा, हाइड्रोजन आयन में और सांद्रता में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। एंड हमारा धातु एवं अधातु चैप्टर से धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा उनके गुण लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, धातु एवं अधातु की परिभाषा लिखना तथा उनके गुण भी लिखने हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है, और हम इन सारे का सोल्यूशन भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। साइंस में आप टॉपर बन जाओगे अगर ये तैयार कर लोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो भर्जन होता है, निस्तापन होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 अयस्क तथा खनिज की परिभाषा तथा उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अयस्क तथा, देखो सारी इंपॉर्टेंट है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। तो अयस्क तथा खनिज हमारे परिभाषा भी लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन का हर साल वाला प्रश्न है, ठीक है, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उनके अनुप्रयोग भी बताने हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारा क्या होता है, उनके अनुप्रयोग भी बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया तो 6 नंबर 7 नंबर आपका क्लियर है। अगला देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु क्या है, कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन, उपयोग लिखिए, ठीक है। जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं और कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातु में क्या क्या मिला होता है, उनका आपको संगठन भी बताने हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। भाई ये आपको आईपीएससी नेम में भी मिलेगा और अलग से भी मिलेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, तो साइंस में आपको पीछे कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइंस के वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। आप जाओ 10 साल के पेपर उठा के देख लो और आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे अगर ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं तैयार कर ले, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रखा है, ठीक है, जो पेपर दे चुके हैं। भाई साइंस में ये सारे क्वेश्चन तैयार करके 99, 98, 96% लाए हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, बस, ठीक है। तो वो अब आपको लाना पड़ेगा। अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ भाई, 2 महीना है, 2 महीना पढ़ाई कर लो, वरना टाइम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा और आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी जो वैल्यू बनी है, ठीक है। तो आप टॉपर बनो या ना बनो, बट 85 से ऊपर आपको लाना है, 90% तो लाना ही है। अगर आप टॉपर की तरह तैयारी करते हो तो टॉपर बन जाओगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपने टिप्पणी लिखने वाला देखा होगा, हर साल आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ टिप्पणियां एक साथ लिया हुआ है, साबुनीकरण पर टिप्पणी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी एंड हमारा एस्टरीकरण पर भी टिप्पणी बहुत ज्यादा आता है। तो ये 3 टिप्पणियां आप लोगों को तैयार कर लेना, पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, दूसरा साबुनीकरण अभिक्रिया एंड तीसरा हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया। इन तीनों पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ये 6-6 मार्क्स में, 7-7 नंबर में, 4-4 नंबर में आते हैं, ठीक है। हमने देखा एस्टरीकरण जो है 7 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, बस आप तैयार करो, देखो बोर्ड एग्जाम में छाप कराओगे। 17 नंबर क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनते हैं। एक रिएक्शन है भाई, रिएक्शन छोटा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा बायोलॉजी से अब स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री से देख रहे थे, अब बायोलॉजी से आ जाओ। बायोलॉजी भाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जो भोजन का पाचन होता है उसमें जो लार होता है उसकी क्या भूमिका है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों को एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ा जा रहा था, तो उसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, भोजन का पाचन, जाइलम, फ्लोएम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया जैव प्रकरण, तो आप लोग बताओगे, कहोगे, तो इनका मैं एक वन शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वन शॉर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो टॉपिक मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग अगर कमेंट करोगे तो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बस, ठीक है।
अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। जो वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। देखो वायवीय जिसमें वायु होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन, अवायवीय जिसमें वायु नहीं होता है उसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसको हम ऑक्सी और अनाक्सी भी कह सकते हैं। ध्यान देना, एक का 2-3 नाम होता है किसी किसी का, वैसे तो सारे एक ही हैं, ठीक है। अभी हमारा 19 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, धमनी तथा सिरा में क्या अंतर है। धमनी तथा सिरा में अंतर आपको तैयार, देखो अंतर आपको वायवीय श्वसन अवायवीय में तैयार करना है, धमनी तथा सिरा में तैयार करना है। 21 नंबर क्वेश्चन, रुधिर तथा लसिका में भी अंतर तैयार कर लेना है। तो ये 3 आपका डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, आपको तैयार कर लेना है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो अंतर आपका 4 नंबर में आता है और आपका इन तीनों में से कोई एक आएगा, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को पूरा साइंस बता दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, सब कुछ हम आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोग टेंशन मत लो। सबसे पहले समझो क्वेश्चन कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो फिर आप लोग साइंस का बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे 95, ठीक है। बस आप ये क्वेश्चन पर फोकस करो। अगर आप बुक ले रहे हो, गाइड उठाओ, गाइड में नहीं है बुक उठाओ और इन सबको एक नोट्स बनाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन करके नोट्स बना लो और तैयार कर लो। बस देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, पोषण क्या है। वो पोषण तथा पोषण के प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी, ये सब पता है ना। तो ये पोषण के प्रकार, इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है, ठीक है। अगला पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आप लोगों को अगले वीडियो में इसको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, आपको चित्र सहित पाचन तंत्र का वर्णन करना है। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जब मैंने पेपर दिया था तो भी ये 7 नंबर में आया था, आई नो, मुझे याद है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो इसलिए तैयार कर लेना। और हृदय की संरचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कुछ ऐसे हैं हृदय की संरचना, पाचन तंत्र, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हमारा उत्सर्जन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार आया हुआ है, आप कोई भी गाइड, कोई भी बुक, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप पाचन तंत्र, हृदय की संरचना, श्वसन तंत्र ये तैयार कर लेना। ये सारे हमारे जव प्रक्रम चैप्टर से ही हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर है भाई, वीवीआई यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप उसको तैयार कर लेते हो ये चैप्टर, तो इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देख लो 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जाइलम, फ्लोएम, इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो तैयार हो जाएगा। बायोलॉजी जो मेन चैप्टर है वो यही है, और 1-2 क्वेश्चन और भारत है, तैयार कर लो, खत्म बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो अगला है नियंत्रण एवं समन्वय से प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण भी लिखना है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या होता है और प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ उदाहरण भी आपको देने हैं, ठीक है। तो ये भी आप कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन, देखो 27 नंबर क्वेश्चन से आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 27 नंबर क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हो। जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनसे आप क्या समझते हो, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनका वर्णन करो थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और आपको नंबर आए, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आप थोड़ा सा देख लेना, बुक में आप नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में मिल जाएगा। भाई मैंने एक प्रतिवर्ती क्रिया, सेम है ना, प्रतिवर्ती क्रिया, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है ना। प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र की सहायता से समझाइए। इसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया का कोई फिगर नहीं बनाना था, इसमें आपको चित्र के साथ समझाना है। तो थोड़ा सा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन एक ही आप तैयार कर लोगे, दोनों तैयार हो जाएगा। बस फिगर साथ में तैयार कर लेना, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। देखो मानव मस्तिष्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मानव मस्तिष्क का आपको चित्र भी बनाना है, सचित्र वर्णन भी करने हैं, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई करना कि इसको जल्दी से तैयार कर लो। इनके जो 3 भाग हैं वो भी तैयार कर लो। मानव मस्तिष्क जब तैयार करोगे तो उसमें 3 भाग आपको मिल जाएगा। अगला स्वपोषी पोषण तथा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। स्वपरागण यानी कि परागण के जो प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पोषण के परागण के बारे में जानते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोध की विधियां, विभिन्न विधियां कौन सी। गर्भ निरोध यानी कि गर्भ को रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां हम अपना सकते हैं। तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ
समझ जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जनन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इन सबको पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको एक अलग से नॉलेज भी मिलेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो डोंट वरी, शर्माओ मत, इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, मैंने देखा है। एंड देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का आपको निम्नांकित चित्र बनाइए और भागों का वर्णन करो। पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, दल, वाय दल, एंड पुमंग, जयांग, इन सब का वर्णन कर दो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस पुष्प के बारे में समझ लो, ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, कितनी बार पढ़ा है, जब मैंने इसको हर बार पढ़ाया है। अगर मैं आप लोगों को देखो इसका सोल्यूशन जो है वो ऐसा, देखो अभी जितने क्वेश्चन है उसको मैं डिवाइड करूंगा पार्ट्स में। ठीक है, 2, 3, 4 पार्ट्स में। आपके मान लो जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं 10-10 करके, 12-12, 15-15 करके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर हम बताएंगे, उसको लिखेंगे अच्छे से, फिर हम आपको आफ्टर सम टाइम आपको वीडियोज प्रोवाइड करा देंगे और उसका एक अलग से PDF भी प्रोवाइड करा देंगे इस पूरे का सोल्यूशन का। तो आप लोगों को इस PDF को प्रोवाइड करने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 डेज लगेगा। ठीक है, इतना तो लगेगा ही। तो आप लोगों के लिए इन सब का मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप लोग उसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लो हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। हो सकता है कि आपको 50% क्वेश्चन आता हो, जो क्वेश्चन आता है वो बता देना यार कि हमें ये आता है, हो सके तो मैं उसको ना ही लिखूं। ठीक है, ना ही इतना मेहनत करना पड़े, तो आप लोग बता देना, हम आप लोगों को उसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, कम ही लिखेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर और मादा दोनों को तैयार कर लो, क्योंकि कौन पता कौन सा आ जाए, नर आए कि मादा है, मादा है कि नर आए, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है। अगला 34 नंबर, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप का अंतर स्पष्ट कीजिए। जो लक्षण प्रारूप होते हैं और जीन प्रारूप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को पढ़ाया गया होगा एक संकर संकरण, द्विसंकरण, यानी कि द्विसंकर संकरण। उसमें आपको लक्षण प्रारूप अलग और जीन प्रारूप अलग, दोनों का अलग अलग बताया गया होगा। ठीक है, और उसको तो आप लोगों को पता है, जीन को देखकर, जैसे देखो कैपिटल टी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, और यहाँ देखो जो एक जैसा होता है, जैसे लंबा 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 सारा है, बौना बौना, तो लंबा लंबा हमारा जो होगा वो लक्षण प्रारूप होगा। अगर जीन एक जैसा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, जो एक जैसा जीन होता है वो हमारा जीन प्रारूप होता है। ठीक है, बस। तो ये हमारा हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। अगला हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। बच्चों, DNA तथा RNA में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DNA तथा RNA में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है मनुष्य में, जो मनुष्य होते हैं उसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे? देखो हर एक चीज में लिंग निर्धारण अलग अलग होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण अलग होता है। जैसे नर में जो होता है लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। मादा में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनके अकॉर्डिंग हम लिंग निर्धारण करते हैं और ये पता करते हैं कि होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की। बट ये पता नहीं होता, ओनली 50% चांस होता है लड़का का, 50% लड़की का। तो हम ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि कंफर्म है कि लड़की होगी या कंफर्म है कि लड़का होगा, ये बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता है लिंग निर्धारण के द्वारा। ठीक है, अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ ही आफ्टर सब टाइम, मैंने कुछ ही समय पहले पढ़ाया है, 1-2 दिन पहले ही 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तीनों नियम को मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। आपने नहीं देखा है, आपकी गलती है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपकी गलती है। टाइम निकल जाएगा तो फिर आप कहोगे काश मैंने पढ़ लिया होता। तो टाइम निकलने के बाद ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, वो कुछ मत सोचना, फिर आप फेल हो जाओगे, तब सोचने की जरूरत ही नहीं। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, किरण आरेख आपको खींचना है। अवतल दर्पण और लेंस, जैसे आपके लेंस और दर्पण दोनों का तैयार कर लो थोड़ा थोड़ा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तल थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण तथा निवारण है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से कोई एक जरूर आएगा, चाहे निकट आए या दूर आए। देखो निकट और दूर अगर एक तैयार कर लोगे ना, जैसे निकट वाला तैयार कर लिए तो सेम उसका अपोजिट आप बना लो, दूर वाला तैयार हो जाएगा। ठीक है, निकट तैयार तो दूर तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट है, कुछ नहीं है, उसका उल्टा कर दो, आपका दूसरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, इसका भी वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये सारा एक ही वीडियो में लिख चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को, ये लॉन्ग है तो ये सब एक ही में आने वाला है। पाचन तंत्र, मानव नेत्र, मेंडल का नियम, सब कुछ एक ही वीडियो में आने वाला है। तो आप ऐसे ऐसे करके सारा तैयार कर लो, हम आप लोगों को सारा पढ़ा देंगे। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र जो होता है उसका सचित्र यानी कि चित्र बना के अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो क्या होता है उसका उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है। तो ये हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो देखो क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, जो आपको तैयार करना है ना, देखो
ये तैयार करने में अगर आप इसको 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर लोगे 5 दिन लगेगा, ठीक है। देखने में बहुत है, बट अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिए हो पढ़ाई करने के लिए, तो ये 10 दिन का काम है। 10 दिन से कम आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा समय दोगे तो भी ऑल सब्जेक्ट दिन भर पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा साइंस को भी दे दोगे, 1-2 घंटा मैथ को दो, ठीक है। हर एक टाइम दो, अपने टाइम सेट कर लो। 1-2 महीना बचे हैं, 2 महीने के लिए अपना टाइम टेबल बना लो। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता दूंगा हाउ टू स्टडी, आपको एक कम टाइम में कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के जो भी वीडियो लाएं वो आपको मिल जाए। लेकिन बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लेना, वरना आपको सबसे पहले वीडियो नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है? धातु का तार प्रतिरोध के किन किन कारकों पर निर्भर करता है? विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओम का नियम पढ़ा है तो विद्युत प्रतिरोध आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारे स्टूडेंट, 44 वाट की परिभाषा और 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल या फिर संबंध लिखिए। बहुत ज्यादा आसान है, वाट की परिभाषा और 1 किलोवाट घंटा में जूल में संबंध आप लोगों को लिखना है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, इनको आप निकाल लो, आपका जूल देखो, जूल निकल जाएगा और किलोवाट घंटा में संबंध हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स का, ओम का नियम क्या है? देखो ओम का नियम सत्यापन भी करना है, बहुत बार पढ़ा रखा है, 1 नहीं 10 बार 12 बार 15 बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आप ना पढ़ो आपकी गलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यापन भी करा रखा है, अलग से भी वीडियो ओम का नियम का बना रखा है, ठीक है। आप सर्च करो ओम का नियम बाय सरवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। अभी जस्ट 1 या 2 हफ्ते डाले हुआ है, ठीक है। अगला देखो हमारे स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन कि श्रेणी क्रम संयोजन को किस प्रकार जोड़ा जाता है, सूत्र सही लिखे। श्रेणी क्रम का मतलब आर जो होता है बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करना पड़ेगा। समांतर क्रम संयोजन के सूत्र तथा सत्यापन, तो 1/r जो होता है वो बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 और प्लस 1/r3, ये होता है हमारे स्टूडेंट समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगला, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी लिखने हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाओ हमारे स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है भैया, फ्लेमिंग के हाथों का नियम। फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, दोनों हाथ का नियम दे दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा किए थे। देखो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ठीक है। इसका आपको बस जस्ट कल आपको इसकी वीडियो आएगी, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपका 10-12 क्वेश्चन एक में ही आने वाला है, तो वो आप लोगों के लिए इन सब का आंसर समझो, ठीक है। इन सब का आंसर आप मिलाते रहना, और जो जो मैं आंसर बताऊं उसको आप नोट कर लेना, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और जो आंसर मैं बताऊं उसको ऐसे कट लगा देना कि ये हमारा हो गया, या फिर सही का निशान लगा देना, ये सर ने पढ़ा दिया है। फिर ऐसे ही करके मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। अब ये हो गया हमारे 50 हर एक चैप्टर के लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक और चीज है, वो है न्यूमेरिकल। देखो बस ये न्यूमेरिकल तैयार कर लो, आपका न्यूमेरिकल में कोई भी टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आएगा तो केवल काउंटिंग चेंज रहेगी, गिनती चेंज हो सकता है, 5 की जगह 7 कर दे, बस इतना कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल हमें 51 नंबर से समझेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत तथा साइज ज्ञात कीजिए। वैसे मैंने पढ़ा रखा अलग अलग न्यूमेरिकल, देखो मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब आप देखना, वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन 53, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस की कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगला देखो 54 नंबर क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष किसी तरह का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस तरह का पथ। बहुत आसान है, मैंने बहुत बार बता रखा है भाई, 4 नंबर में आ सकता है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी जस्ट ही कराया है, जल्दी ही। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। तो 55 न्यूमेरिकल यानी कि 55 यानी कि हमारे 5 न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है।
56 नंबर न्यूमेरिकल, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्रिज्म का कोण 60 डिग्री हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। साइन 49 डिग्री की वैल्यू दे रखा है 0.75। ठीक है, आएगा 49 डिग्री जरूर आएगा अगर ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। 57 नंबर न्यूमेरिकल है कि 250 वोल्ट एंड 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। लगा लेना, बहुत आसान है। देखो 250 है, 250 को आप 25 से भाग दोगे 10 हो जाएगा, 10 बच्चे 50 बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ है, देखो यहाँ 4 प्रतिरोध लगे हुए, 5 प्रतिरोध हैं, एक नीचे लगा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारा 4 ओम का प्रतिरोध, एक 2 ओम का, एक 1 ओम का, एक 3 ओम का, एक नीचे हमारा 3 ओम का प्रतिरोध है। इन सबको आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में करके आपको पहला ज्ञात करना है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा इसमें परिपथ में जो कुल प्रवाहित धारा है। तीसरा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के 3 ओम पर हमें विभवांतर है। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने लगवा रखा है, नहीं देखा है देखो भाई, न्यूमेरिकल सर्च करो, ठीक है, मिल जाएगा। 59 नंबर, 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चुंबकीय बल रेखा की गणना कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो शायद देखो बल का फॉर्मूला F बराबर I है, V है, L है, IVL साइन थीटा, यही वाला फार्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। IVL साइन थीटा बहुत आसान है। अगर देखो शायद 2.5 ऐसे कुछ आंसर आएगा। ठीक है, देखो विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदु के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक भैया हमारा परिपथ है, 9 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इनका आपको प्रतिरोध निकालना है पूरा। तो हमारे 10 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो टॉप न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। इसमें से 1, 2, 3 न्यूमेरिकल, तो आप इसको तैयार कर लो। जो मैंने 50 और भी क्वेश्चंस बताए हैं उसको भी आपको तैयार करने हैं। जितना आप पढ़ लोगे उतना अच्छा है। ठीक है, जो मैंने बताया है उसको पढ़ो बस, और कुछ पर ध्यान मत दो। ये हमारा पूरी किताब की महत्वपूर्ण लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अलग से मिल जाएगी। इन सब का सॉल्यूशन मैं 10-10, 5-5, 8-8, 12-12 करके प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।